अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिसिस इंस्टीट्यूट। आज हम जो है वो अपना एज प्रॉमिस हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और इंस्पेक्टर लीगल का। तो इसमें जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उसमें सबसे पहले हैं हमारे हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कि आपको 80% पोर्शन जो कि लॉ का पोर्शन है वो आपको कवर करवाएंगे। और उसके अपोजिट हाफिज मोहम्मद अरसलान माई सेल्फ, जो कि आपको 20% जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है वो कवर करवाएंगे। अच्छा, आज का जो एजेंडा है मींस कि आज हमने इस क्लास में क्या डिस्कस करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो वैसे तो आपके पास सबके पास एडवर्टाइजमेंट है जिसपे सबके ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ना वो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाती है। तो उसके अलावा हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट, उसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, और एज में क्या रिलैक्सेशन या कुछ क्या है ऐसा कि जो हमें जानना जरूरी है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है सिलेबस। सिलेबस इंपॉर्टेंट चीज क्यों है जो कि सर आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि पीपीएससी कभी भी अपना जो सिलेबस है वो क्लियरली मेंशन नहीं करता कि ये टॉपिक्स जो है ना वो आपसे पूछे जाएंगे। एफपीएससी में ऐसा नहीं होता। एफपीएससी क्लियरली बताती है कि आपने ये टॉपिक्स तैयार करके आने, लेकिन पीपीएससी नहीं बताती। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है जो कि सर आपको जो है ना वो गाइड करेंगे। और उसमें भी ये कि कौन सा पोर्शन कितना पढ़ना है, सबसे जो अहम चीज ये है कौन सा पोर्शन कितना पढ़ना है, ठीक है, ये सर आपको बताएंगे। और उसके बाद इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है इसके बारे में भी सर आपको गाइड करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या काम करता है, इसका मकसद क्या है, क्यों बनाया गया। और फिर जो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसका पता होना बेहद जरूरी है। ये इंटरव्यू में जो है ना वो आपको बहुत काम आता है, और आपको प्रिपरेशन के दौरान भी आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। और आज का जो मेजर पोर्शन होगा, मतलब आज का जो इस क्लास का मेजर पोर्शन जो होगा वो हमारा सिलेबस को डिस्कशन करने में जाएगा कि हम जो है ना वो इस सेशन में कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से एक्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को हम एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ेंगे। और सर आपको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी जो है ना वो बताएंगे आज के किस तरह सर ने आपको पढ़ाना है, कुछ सेक्शन सर ने आप तैयार किए हैं आपके लिए। और जनरल एबिलिटी का पोर्शन जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है ना वो इग्नोर करते हैं, जिसके बाद ऑब्वियसली वो कहते हैं कि हाँ जी हमारे 75 नंबर आए थे लेकिन एक नंबर से रह गया। वो एक नंबर आपका जनरल एबिलिटी आपको दे सकता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका प्रोफेशनल सिलेबस होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जनरल एबिलिटी में अगर आप 10-12 नंबर भी ले लेते हैं ना तो वो आपको बड़ा एज दे देता है। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का वो सर मटेरियल देना है नहीं देना, नोट्स मिलने हैं नहीं मिलने। अगर यहाँ पर नोट्स मटेरियल कुछ भी ऐसा होगा तो आपको ऑलरेडी बताया जाएगा कि भाई वो किस नेचर का होगा, नोट्स का मतलब होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये लॉ का सेशन है तो इसमें लॉज ही आपके नोट्स होंगे, और वो सर आपको मजीद बताएंगे कि किस तरह आपको वो प्रोवाइड करेंगे और कैसे वो आपको हेल्प करेंगे। और फिर आपको जैसे पता है ऑलरेडी बताया गया है कि इस सेशन में दो हिस्से हमने किए हैं, दो दो कह लें कि कैटेगरीज हैं। एक है सेशन आपने जो ज्वाइन करना है वो है विद मॉक एग्जाम्स, जो कि 15 टेस्ट होंगे लाइक बीपीएससी फॉर योर प्रैक्टिस, क्या आपको पता है या नहीं पता। और अगर कोई विदाउट भी करना चाहेगा वो भी उसकी मर्जी। फिर एट द एंड जो कि अभी आपने अपने माइक ऑफ रखने हैं प्लीज, और फिर एट द एंड आपको मौका दिया जाएगा बोलने का, जो भी क्वेश्चंस आपने पूछने होंगे ये क्वेश्चन आंसर सेशन में हम करेंगे। तो जी, माशाल्लाह आपके सामने हैं ये सर के स्टूडेंट हैं जो रिसेंटली बल्कि कल परसों जो है ना वो रिजल्ट आया जो इंस्पेक्टर लीगल का। तो उसमें माशाल्लाह जो है ना वो हमारे दो स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस्टर मुनीब एंड मिस्टर जब्बार जो है ना वो सर की अनथक मेहनतों के बावजूद बाद जो है ना वो ये पास हो चुके हैं हमारे ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो अब प्रोफेशनल पार्ट आता है। मैं प्रोफेशनल पार्ट के लिए सर उस्मान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आवाज़ आ रही जी सर, आवाज क्लियर है। है? दिस इज़ हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैं अल अजीज़ इंस्टीट्यूट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब जानते हैं कि सी एस एस पी एम एस और जी के की तैयारी के लिए आपको 101 फोरम मिल जाता है, 101 आपको ग्रुप्स मिलते हैं, ऑनलाइन सेशंस मिल जाते हैं। लेकिन लॉ के हवाले से इस पर अभी काम नहीं हो रहा। तो सर ने ये एक इनिशिएटिव लिया है, हमें लाजमी आपको सपोर्ट करना है और इस सेशन को हमने कामयाब कराना है ताकि
हम भी इससे फ़ायदा ले सकें और हमारे बाद भी जो स्टूडेंट्स आए तो वो भी उससे फ़ायदा कर सकें। ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसके अंदर हम एक दूसरे से सीखेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखें, ये बात अपने जहन में बिठा लें कि अगर आपने लॉ किया है और आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, तो आपके पास इससे बेहतर कभी भी मौका नहीं आने वाला। मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसे हो कि पीपीएससी 32 सीट्स अनाउंस करे और जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफिकेशन हो कि आपने लॉ किया हो। लॉ का कंपटीशन बहुत सख्त होता है। कंपेयरिंग, अगर आप कंपेयर करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ, जो जनरल नॉलेज के पेपर्स होते हैं उनके साथ, लॉ का जो कंपटीशन है वो बहुत सख्त होता है, क्योंकि लॉ के अंदर आपको एक एक लफ्ज के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बना होता है। इज एम आर क्या, सिर्फ ओ आर जो होता है और उसके ऊपर भी क्वेश्चन बने होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है लॉ के टॉपिक्स को कवर करना। इसलिए अगर आप लॉ की किसी भी फील्ड के अंदर गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं तो भाई आपका इससे बेहतर कोई भी मौका नहीं हो सकता। आपने इन दिनों को गनीमत जानना है और इसको आपने फुल्ली फोकस होकर तैयारी करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपका इंटरव्यू की लिस्ट में नाम आएगा। और इसके बाद आपने इस सेशन में सीखना क्या है? इस सेशन में हम आपको सिखाएंगे कि आपने रीडिंग स्किल्स लॉ बुक्स की कैसे इंप्रूव करनी है। आप जानते हैं आपने बहुत सी लॉ की बुक्स पढ़ी होंगी, एक्ट्स पढ़े होंगे, आपने बहुत सी गाइडलाइंस मतलब डिफरेंट लोगों से ली होंगी। हम आपको बताएंगे कि आपकी जो लीगल विजडम है वो कैसे इंप्रूव होगी, रीडिंग स्किल्स आपकी कैसे इंप्रूव होंगी। एक सेक्शन के अंदर एक ही पार 4 लोगों को दी गई है, तो उन चारों को बाइफरकेट आपने कैसे करना है, और फिर जब आपने उनको बाइफरकेट कर लिया है तो फिर उन चारों को आपने याद कैसे रखना है। तो ये एक बहुत ट्रिकी है। नेक्स्ट आप इस चीज को भी आप समझेंगे कि आपने एनालिटिकल अप्रोच के साथ इस लॉ को कैसे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जानते हैं कि जनरल क्लॉजेज एक्ट का जो 26 सेक्शन है उसके अंदर भी डबल जेपडी है। आर्टिकल 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर भी डबल जेपडी है। और इसी तरह जो 403 ऑफ सीआरपीसी है उसके अंदर भी डबल जेपडी है। आपको एनालिटिकल अप्रोच देनी है कि जो आर्टिकल 13 है वो क्या कहता है, 403 क्या कहता है, और जी जनरल क्लॉजेज एक्ट का जो 26 एक्ट मतलब सेक्शन है वो क्या कहता है। इनको कैसे बाइफरकेट करना है, उनको मिलाना कैसे है। तो ये बाइफरकेशन और एनालिटिकल अप्रोच इंशाल्लाह आपको इस सेशन में दी जाएगी। नेक्स्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बताया जाएगा कि भाई आपने हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। कौन सी चीजें हैं जो आपने नहीं करनी और किस पे आपने फोकस करना है, उस पे आपको ज्यादा जो है वो इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर आपको पूरी की पूरी फोकस के साथ आपको बताया जाएगा कि ये छोड़ दें, ये नहीं करना, लेस इंपॉर्टेंट है, और ये करें। और फिर ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर आपने फोकस रखना है। तो ये इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर मैं कोशिश करूंगा। आपने ऐड पढ़ा होगा पीपीएससी का, अभी आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है। पीपीएससी का जो एड है उसके अंदर इंस्पेक्टर लीगल की 32 सीट्स हैं और एडी लीगल की 6 सीट्स हैं। आपने क्वालिफिकेशंस भी पढ़ ली और उसके बाद एज और सिलेबस। सिलेबस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को आप यूं समझ लें कि ये सबसे मुश्किल सिलेबस है, कि जो आपने एलएलबी के 5 इयर्स के अंदर जितना कुछ पढ़ा है वो सारे का सारा आपके सिलेबस में है। वो आपसे इंटरनेशनल लॉ भी पूछ सकता है, कंपनी लॉज भी पूछ सकता है, उसके बाद आपसे वो जुरिस्प्रूडेंस भी पूछ सकता है, पीपीसी से भी पूछ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछ सकता है। जो भी आपने एलएलबी में पढ़ा है वो सारे का सारा आपका सिलेबस है। इसको हमने कैसे कवर करना है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और किसको कम देनी है, वो इंशाल्लाह हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सर नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड्स। सर, सर ये हमारे पास है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के बारे में। ये स्लाइड आपने सामने रखी है, सामने देख रहे हैं, सॉरी। अच्छा, डिपार्टमेंट के बारे में ये बात जान लें कि 18th अमेंडमेंट के बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज ये दोनों प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुके हैं।
अब इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी प्रोविंसेस करेंगे, इसके ऊपर इंस्टीट्यूशंस भी प्रोविंसेस बनाएंगे, और इसके ऊपर जितना भी काम है वो सारे का सारा प्रोविंसेस के हैंड ओवर कर दिया गया है। इसी वजह से पंजाब का अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, सिंध का अपना है, केपी का अपना है, और बलोचिस्तान का अपना है। हर सूबे का अपना अपना एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है। अच्छा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट काम क्या करता है? आपको पता है कि जब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है तो फिर आर्टिकल 139 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एम्पावर करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि वो अपना बिजनेस अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो उसके लिए रूल्स बनाएं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2011 के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए। जब रूल्स ऑफ बिजनेस बने तो उसके अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक डिपार्टमेंट बनाया। आपको पता होना चाहिए कि एक होता है डिपार्टमेंट, एक होता है अटैच डिपार्टमेंट, और एक होती है ऑटोनमस बॉडी। रूल्स ऑफ बिजनेस में इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक डिपार्टमेंट है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी उसका एक अटैच डिपार्टमेंट है जो कि फील्ड के अंदर काम करता है। और इसका मेनली काम ये होता है कि जितनी भी पोल्यूशन है जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, कोई भी पोल्यूटेंट, कोई भी पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन को कंट्रोल करना है आपने। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट मेनली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 को इन्फोर्स करवाता है। मेनली इसका फोकस ये होता है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 की प्रोविजंस हैं उसके ऊपर मिनवन अमल हो। तो मेनली इसका फोकस होता है कि जो जितने भी पोल्यूशन है उसको रोका जाए। आप एक रेगुलेटर हैं, आप एक पुलिस हैं, आपने कंट्रोल करना है कि इन्वायरमेंट को कोई भी चीज पोल्यूट ना करे। पोल्यूशन क्या होती है? फर्ज करें कि पोल्यूशन कोई भी अनडिजायरेबल चेंज होती है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, किसी भी किस्म की कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो उसकी नेचर को, उसकी हैत को, उसकी मतलब जो उसकी खासियत है उसको चेंज कर दे, वो पोल्यूशन होती है। आपने कंट्रोल करना है। मसलन इंडस्ट्रीज की चिमनी से निकलने वाला धुआं आपकी हवा को, आपकी फजा को खराब करेगा, तो ये भी एक पोल्यूशन है, उसको आपने रोकना है। देन फिर इंडस्ट्रीज के अंदर के जो वेस्ट निकलता है वो पानी को खराब कर रहा है, आपने उसको रोकना है। इस तरह और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो आपके इर्द गिर्द को, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। तो उन सारी पोल्यूशंस को, उन पोल्यूटेंट को आपने रोकना है। आप एक रेगुलेटर है, आप एक पुलिस है, आपने उस एक्ट को मिनोअन इन्फोर्स करवाना है। तो आप इसके साथ साथ ये भी जान लें कि 2023 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट भी बना दिया है। यानी गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट को एक इजाफी काम दे दिया गया है कि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे भी काम करेंगे और क्लाइमेट चेंज पर भी काम करेंगे। मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी गवर्नमेंट जितनी भी लेजिस्लेशन करेगी, जितनी भी कानून बनेंगे, जितनी भी एक्ट्स बनेंगे, सब लॉज बनेंगे, वो सारे का सारा आपका ही डिपार्टमेंट करेगा। इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत जगह है। पूरी दुनिया से पैसा पाकिस्तान में आ रहा है। इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप हिस्सा बनते हैं तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आप अपने आप को सिक्योर पाएंगे और आप समझेंगे कि मैं पाकिस्तान की सही तरह से खिदमत कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर दोनों की जॉब डिस्क्रिप्शन, एडी लीगल की और इंस्पेक्टर लीगल की जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की हुई है। हमने भी वहां से उठाई है। बस छोटी सी आप मेरे पास मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो हम काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका काम ये होगा, क्योंकि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जो लीगल टीम है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो लिहाजा आपका काम ये होगा कि आपने उस डिपार्टमेंट की जो भी लीगल ड्राफ्टिंग है, वहां पर कंप्लेंट्स होती हैं, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का एक पेट पंजाब इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसके अंदर हम कंप्लेंट दाखिल करते हैं, कंप्लेंट हम इंस्टीट्यूट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के खिलाफ। तो वो कंप्लेंट्स आपने ड्राफ्ट करनी है। उसके अलावा किसी भी फैसले के अगेंस्ट अपील करनी है तो वो भी आपने ड्राफ्ट करनी है।
कॉन्ट्रैक्ट्स एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करता है या एमओयू साइन करते हैं या एग्रीमेंट्स करते हैं, वो सारी की सारी ड्राफ्टिंग आपका काम है मेनली। फिर ये है कि आपने उन अपील्स को, उन कंप्लेंट्स को, जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या पेट है, या नीचे लोअर कोर्ट्स है, उसके अंदर आपने आकर उनको प्रेजेंट भी करना है, प्रोसिक्यूशन भी करनी है। सॉरी, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर कंटिन्यू रखें प्लीज। सर। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि जो भी जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे उसको आपने वेट करना है। उसके बाद बहुत सी फाइल्स होती हैं, बहुत सी ऐसी आपके पास फाइल आती है कि जिसके ऊपर लीगल ओपिनियन मांगी गई होती है, तो आपने लीगल ओपिनियन देनी होती है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब हम सिलेबस के ऊपर आते हैं। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, इसलिए मैं बहुत मतलब अपने जो सिलेबस है उसको बहुत जल्दी जल्दी आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि सिलेबस क्या होगा। इंस्पेक्टर लीगल और एडी लीगल दोनों का सेम सिलेबस है। हो सकता है कि ये दोनों क्लब भी हो जाए और दोनों का पेपर भी एक ही हो जाए। तो जिन लोगों ने दोनों भी अप्लाई किया हुआ है उनके लिए तो बहुत फायदामंद होगा, और जिन्होंने एक भी अप्लाई किया हुआ है वो भी इंशाल्लाह इस सिलेबस से या ये जो हम बता रहे हैं इनसे इंशाल्लाह आप फायदा उठाएंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहली बात तो आप ये समझे कि 5 साल का जो लॉ है वो हम 2 महीने में कवर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम पढ़ें तो एक साल में हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पढ़ना ये ही आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो इसलिए पूरे सिलेबस को हम कवर नहीं कर सकते, हमने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, हमने ये देखना है कि कहाँ कहाँ वो चीजें हिट करता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने आज तक समझा है, उसके मुताबिक अगर आप इन चीजों को पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर पास होगा और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये जो पहले 5 आपके सामने नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ, तो भाई आपने कोई भी लॉ एमसीक्यूज अगर आपने पास करना है तो इन पांचों की ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आपका वो रहना बहुत जरूरी है। आपको सब पता हो सीआरपीसी के बारे में, उसके जितने भी सेक्शंस हैं, उसके जितने भी शेड्यूल हैं, उसके जितने भी सब सब सेक्शंस हैं, या जो भी उसके अंदर जजमेंट्स हैं, जो भी उसके अंदर आपको हर तरह की जानकारी, आपको पूरा नॉलेज होना सीआरपीसी के ऊपर बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी, सीपीसी के ऊपर भी, पीपीसी के ऊपर भी, कानूनी शहादत ऑर्डर के ऊपर, इन पांचों को अगर आपने स्किप कर दिया इसका मतलब है कि आपने 40 मार्क्स को आपने स्किप कर दिया। इन पांचों के अंदर से आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। ये आपकी एक बेसिक होती है। बेसिक्स यूं समझ लें कि ये आपके लिए फुल टॉस होती है जिसके ऊपर आपने 6 मारना है। इनमें से किसी को भी अगर आपने स्किप कर दिया, आप अपने आप को कंपटीशन में ना समझें। अगर आपने इन पांचों में से कोई भी सवाल आपने स्किप नहीं किया और बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाल्लाह आपका नाम आएगा। कभी ऐसे होता है कि 50 पर भी मेरिट बन जाता है, कभी मुश्किल पेपर आता है तो 50 पर भी मेरिट बन जाता है, और लॉ का मेरिट 32 सीट्स हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह 60 से ऊपर तो मेरिट जाएगा ही नहीं। तो इंशाल्लाह 60 तो आपने ऐसे इजीली स्कोर कर लेना है अगर आपने इन पांचों को अच्छी तरह से कवर कर लिया। ये आपके बेसिक्स हैं, इनको आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज सर। नेक्स्ट हमारे पास जो पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। पीडा एक्ट में से 3 से 4 क्वेश्चन उठाता है। उसके अलावा जनरल क्लॉजेज एक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सॉरी, लैंड रेवेन्यू एक्ट है। इसके अलावा नैब ऑर्डिनेंस है, लिमिटेशन एक्ट है, स्पेसिफिक लीफ एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इन सब से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, क्योंकि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में आ रहे हैं तो इन्वायरमेंटल लॉज की आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1997 ये आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन आएगा, पहले भी आते हैं। और फैमिली लॉज, इंटरनेशनल लॉ, और उसके अलावा कंपनीज एक्ट, जुरिस्प्रूडेंस इस्लामिक और इंग्लिश दोनों से, और मैक्सिम्स, इन सब से आपको क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिम तो एक आधा 2 क्वेश्चन लाजमी पूछता है। लेकिन मैंने आपको जो पहले बताया ना कि अगर आपके सीआरपीसी, सीपीसी, पीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और क्यूएसओ ये अच्छी सर तरह से आपकी आवाज तैयार नहीं है। आ रही। सर वो एमसीक्यूज वाला ओपन करूं? सर एमसीक्यू, अच्छा, हमने आपकी ना अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह के वो क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी में, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी बना रखे हैं जी। आप सबको नजर आ रहे हैं ये क्वेश्चंस?
जी सर, आ रहे हैं सर। ओके। अच्छा, आपने ना सबसे पहले तो अपनी रीडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव करनी है। आपको पहले बताया कि एक सेक्शन होती है, उसके अंदर एक पावर होती है, लेकिन वो आगे चार बंदों को दी गई होती है। फर्ज करें, वो कहते हैं कि जो सीआरपीसी है, उसके अंदर जो समन है वो कौन सर्व कर सकता है? पुलिस वाला भी कर सकता है, वो जो कंप्लेनेंट है वो खुद भी सर्व करवा सकता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक ही पावर होती है, लेकिन वो चार लोगों को दी गई होती है। क्वेश्चन बनाने वाला वो इस तरह से बना लेता है कि वो तीन का जिक्र कर देता है, चौथे का नहीं करता। वो कहता है चौथा ढूंढो भाई। तो आपने ऑप्शंस में से चौथा ढूंढना होता है। तो हमने एक सैंपल बनाया है कि आर्टिकल 50 के अंदर, अगर आप आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे ना, उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो पार्लियामेंट है उसकी कंपोजिशन क्या है, पार्लियामेंट में कौन कौन इदारा मौजूद, कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, किस किस को कहा जाएगा, सारे यानी किस किस को मिला के पार्लियामेंट कहा जाएगा। तो अगर आप ये पढ़ें तो वो कहता है कि आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पार्लियामेंट ऑफ द पाकिस्तान शैल कंसिस्ट ऑफ डैश एंड द टू हाउसेस नोन एज द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। अब ये जो डैश है ना, इसको आपने फाइंड आउट करना है। ये आपके अंदर कैसे स्किल, ये आपके अंदर मतलब ये कैसे एबिलिटी आएगी? आपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। जितनी भी एक सेक्शन के अंदर एक पावर जितने भी लोगों को दी गई है, वो सारे लोग आपने याद रखने हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन डेफिनेशन होती है इंक्लूडिंग, इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, और एक डेफिनेशन होती है एक्सक्लूसिव। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक सेक्शन के अंदर वो कहता है कि आप इसको इंक्लूड करके आप ये करें, और किसी सेक्शन में ये कहा जाता है कि ये चीजें तो ये चीज है, लेकिन एक्सक्लूड कर दें, ये वो चीज नहीं है। अब यहां पर वो आपसे पूछ रहा है कि और तीसरा कौन सा बंदा इंक्लूड है, तो आपने ये देखना है कि कौन है। वो डेफिनेटली प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है और चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। अच्छा, यहां पर अगर फर्ज करें, वो आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से करता है कि पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली, सेनेट, तो ये ठीक होगा? ये गलत होगा। क्यों? आर्टिकल 50 जो है वो प्रेसिडेंट को बताता है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। प्रोविंशियल असेंबली अगरचे वो लेजिस्लेचर है, लेकिन पार्लियामेंट का हिस्सा वो नहीं है। बात क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीसी का। अच्छा, ये भी एक आपने बात याद रखनी है कि किसी भी एक्ट को जब आपने पढ़ना है तो आपने ये चीज बिल्कुल नजरों से सिर्फ नजर नहीं करनी कि वो एक्ट किस दिन इन्फोर्स हो रहा है, उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और जिस दिन वो पास हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने उनको भूलना नहीं है। अब सीपीसी, आप जानते हैं कि सीपीसी 1908 की है। सीपीसी का नाम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, लेकिन उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट वो 1 जनवरी 1909 है। तो इसलिए इस तरह आपको वो एक कंफ्यूज कर सकता है कि सीपीसी जो है वो कम इनटू फोर्स, शैल कम इनटू फोर्स कब है जी? ऑन द डे ऑफ 1 जनवरी 1909, ऑन द डे ऑफ 1 जनवरी 1908, या 21 मार्च 1908। कौन सा दिन है जी? वो है 1 डे ऑफ जनवरी 1909। इसी तरह हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। ये भी बिल्कुल उसी तरह। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 6 है ना, वो ये कहता है कि देयर शैल बी डैश क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कहते हैं कि एक मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, एक सेकंड क्लास होता है, एक थर्ड क्लास होता है, लिहाजा यहाँ पर 3 क्लासेस होंगी। या आप किसी और को भी ऐड करके आप 4 क्लास, टू, आप सोचते हैं कि 2 क्लास तो हो नहीं सकता। हालांकि सेक्शन 6 के अंदर जो वर्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ टू, देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। क्लियर? अदरवाइज हाई कोर्ट सर है। इसमें तीन नहीं है? अदरवाइज हाई हाई कोर्ट कोर्ट है। भी शामिल नहीं है इसमें? अदरवाइज हाई कोर्ट लिखा हुआ है उसमें, इसलिए मैंने बोला है। जो लफ्ज है ना, मैं आपको तो ये सर यहाँ पे इस जी इसलिए लेके आ रहा हूँ। मैं उसके लफ्जों पे आपको लेके आ रहा हूँ। जी। अगर तो वो यहां से स्टेटमेंट उठाता है कि अदरवाइज एन हाई कोर्ट देयर शैल बी कितनी क्लासेस, 2 क्लासेस, और अगर वो उसको फिर लेके टू नहीं है। आता, सिर्फ यहां से मतलब कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, और यानी आपने इस चीज को देखना है कि उसके अंदर लफ्ज कौन सा यूज हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया पीपीसी से। पीपीसी के अंदर डेफिनेशन ऑफ सर्वेंट ऑफ द स्टेट है।
ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स जो है ना वो हमेशा हर बार ये आता होता है पीपीएससी के क्वेश्चंस में ना। तो स्टूडेंट्स इसमें मुझसे तो बहुत से लोगों ने पूछा यार इसकी अच्छी सही ऑप्शन क्या है, जो मुझे लगा है मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट्स ऑल ऑफिसर्स आर सर्वेंट continued, appointed or employed by federal government, by provincial government in Pakistan। इनमें से जो सबसे मोस्ट सूटेबल जो वर्ड है वो है इन पाकिस्तान। क्यों? इसलिए कि आप जब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना, जब एम्प्लॉयड खत्म होता है उसके बाद अगला जो नेक्स्ट लफ्ज है वो है इन पाकिस्तान। वो आपसे वही लाइन उठा के वो पूछ रहा है कि बताएं इस लफ्ज के बाद क्या लफ्ज आ रहा है। अब बाय फेडरल गवर्नमेंट अगर आप इसको क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगे वो नहीं होंगे फिर सिविल सर्वेंट, हालांकि सर्वेंट ऑफ द स्टेट। तो हालांकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज होते हैं वो भी होते हैं सर्वेंट ऑफ द स्टेट, लेकिन असल में वो आपसे वो लाइन पूछ रहा है कि जो पीपीसी की जो डेफिनेशन है उस लाइन में इस लफ्ज के बाद क्या आ रहा है। तो होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्यूएसओ का। अच्छा, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त है। इसके अंदर 101 क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन या आर्टिकल 19 जो है इसके ऊपर मैंने कुछ 10 बार क्वेश्चन देखे हैं और हर बार डिफरेंट क्वेश्चन आया है। मसलन एक बार क्वेश्चन ये आया था कि आर्टिकल 19 के अंदर ये जो फैक्ट्स हैं, तो नॉट इन इशू यहां पर उसने किया हुआ था खाली जगह। तो वहां पर उसने पूछा हुआ था फैक्ट इन इशू की बात है कि फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट की भी बात है, या दोनों की बात है, या किसी की बात नहीं है। एक ये क्वेश्चन बना हुआ था। हालांकि जो रेस्ट जस्टाई का प्रिंसिपल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट इन इश्यूज जो है ना, वही सिर्फ और सिर्फ वो फैक्ट इन इश्यूज जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बन सकते हैं रेस्ट जस्टाई। अच्छा, उसके बाद एक और इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि फैक्ट्स व्हिच डू नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब सेम ट्रांजैक्शन पे वो क्वेश्चन बना रहा था, सेम ट्रांजैक्शन, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, इस तरह करके। आर रेलिवेंट व्हेन दे occurred at the same time and place आर डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा था कि सिर्फ सेम टाइम की बात है, सेम प्लेस की बात है, या सिर्फ सेम टाइम एंड प्लेस की बात है, या सेम और डिफरेंट टाइम एंड प्लेस की बात है, या ये जो एक आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो ये जो आर्टिकल 19 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से एंगल से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल कौन सा है? ये प्रिंसिपल रेस जुडिकाटा का नहीं है, ये रेस सब जुडिस भी नहीं है, बल्कि कौन सा रेस जस्टाई है। इसी तरह आगे क्वेश्चंस है। सर ये बिल्कुल हमने ये इंशाल्लाह इनको हम ये शेयर कर देंगे, ये सारे पढ़ लेंगे क्वेश्चंस। तो ये सैंपल क्वेश्चन है, कोई 20 के करीब क्वेश्चंस है, ये आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट प्लीज सर, इस क्वेश्चंस के अलावा कोई अच्छी चीज तो दिखाएं सर प्लीज। अच्छा, हमने पढ़ना क्या है? ये चीज के मसलन फर्ज करें मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है एक साल में पूरा नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसे करेंगे कवर? अब कॉन्स्टिट्यूशन उसके मेन वो एरियाज हमने उठाने हैं जिनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उसके 26 अमेंडमेंट्स हैं। अब हर अमेंडमेंट को अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। एक दिन में हम एक अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट के ऊपर आप 10 लेक्चर कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन अकेले को हमने एमसीक्यूज के हवाले से हमने पढ़ना है, और इस तरह पढ़ना है कि आपका एमसीक्यूज का कोई क्वेश्चन ड्रॉप ना हो। तो इंशाल्लाह नहीं होगा। हम इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5, 6, 11 और 12 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसके अंदर हम इस तरह इसको पढ़ेंगे कि आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी, और इसके ऊपर जो मेनली जजमेंट्स है वो भी आपकी इंशाल्लाह क्लियर होगी। और उसके अलावा आपको ये बताया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ एजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ओथ है वो इंपॉर्टेंट है, रेजिग्नेशंस इंपॉर्टेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फिगर्स इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ क्या उसको कहते हैं कि जो स्केजुअल्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो जो चीजें एमसीक्यूज के हवाले से, एमसीक्यूज पेपर के हवाले से जो एग्जामिनर हिट करता है, हम उसी चीज को इंशाल्लाह हिट करेंगे। और कोशिश पूरी ये होगी कि आपको कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा
मतलब मिले और ज्यादा आपको समझ आए। और जब आप 80% क्वेश्चन कर लें, 80% मतलब लॉ को जब आप कर लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ कर लिया। जनरल नॉलेज जीके बहुत जरूरी है भाई। आपने सिर्फ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है, उसके लिए 80 में से आपके 70 नहीं आएंगे। आपने जो जीके के 20 नंबर है उनको पूरी उसी तरह इंपॉर्टेंस देनी है। उसमें से कम आपने 12 से 15 नंबर लेने हैं। अगर आपने 10 से कम नंबर लिए तो आपको अपने कंपटीशन में नहीं रखना। जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लॉ की तरफ लगे रहते हैं, हमारी तवज्जो जीके की तरफ होती नहीं है। इस वजह से हम उसको कम इंपॉर्टेंस देने की वजह से जीके पे पूरी फोकस नहीं कर पाते, तो हमारे कम नंबर आते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, 60 पे मेरिट हुआ, मेरे 58 आ गए, 70 में मेरिट है, मेरे 62 आ गए। तो इस तरह करके ये मसला क्यों होता है, क्योंकि जीके के हमने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए होते हैं। तो जीके के अंदर पूरी आपको तवज्जो करनी है, पूरी आपको उसके ऊपर ग्रिप लेनी है। जी ना, सिर्फ आपको जीके इंशाल्लाह ना सिर्फ आपको इस पेपर के लिए बल्कि आपको इंटरव्यू के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होता है। उसके बाद आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी दोस्तों के साथ बैठे हो, तो वहां पर भी आपको हेल्पफुल होता है। तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि ये मेरी तरफ से था। बाकी इंशाल्लाह जनरल नॉलेज के बारे में आपको सर हाफिज मोहम्मद अरसलान सब बताएंगे। तो इंशाल्लाह एंड पे हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन है आप प्लीज नोट कर लें। ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये जैसे सर ने बताया आपको जनरल एबिलिटी या जनरल नॉलेज के बारे में, ये 20% पोर्शन है। और 20% पोर्शन, एक तो हमारे ना दो किस्म के सेशंस होते हैं। एक होता है ग्रैंड सेशन, जिसमें 4 महीने आपने पढ़ना होता है, 3 से 4 महीने पढ़ना होता है, वो जो वन पेपर होते हैं, वो अलग चीज़ है। और ये जो 20% पोर्शन है, इसमें जो 20 नंबर का पोर्शन आपके पास आता है, उसमें कोशिश वो ये करता है एग्जामिनर कि हर 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट में से दो दो एमसीक्यूज वो उठाता है। नॉर्मली ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादातर उसकी कोशिश ये होती है कि वो दो दो एमसीक्यूज है ना, वो सारे तमाम सब्जेक्ट से उठाए। इसलिए हमारी कोशिश यहाँ पर ये होगी कि हम उन 10 सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट इतना तैयार करके जाएं कि हमारे 10 से 12 नंबर जो है ना वो इजिली वहां से आ सकें। ठीक है, और हमें वो एज हो जो कि हमें इंटरव्यू तक ले जाए। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे हमने पढ़ना है। ये आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, जिसमें ज्योग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस और उर्दू और जनरल नॉलेज। ठीक है, ये जो ज्योग्राफी है और ये जो जनरल नॉलेज है ना, बेसिकली आपस में लिंक्ड है ये। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ना क्या है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना वो ये है कि मैंने आपको जो है ना वो रीडिंग नहीं करवानी। मतलब ये नहीं कि मैंने वन लाइनर आपको बताते रहना है कि ये देखें कि वन लाइनर ये है, या मैं आपको एमसीक्यूज बताता रहूँगा। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि आपको थोड़ा सा ना डिटेल में पढ़ने की आदत पड़े, कि आपको पता हो कि मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर ये एक एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है तो भी आप कर लें, वो तो आपके सामने ही है, वो आप देख के जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना लार्जेस्ट लेक, वो लिखा हुआ है कैस्पियन सी। अब हमने जब पढ़ना है ना, तो मैंने आपको बताना है कि लेक और सी की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर देखें, ये तो लिखा हुआ है ना लार्जेस्ट लेक, लेकिन ये कैस्पियन सी क्यों लिखा हुआ है, ये सी क्यों लिखा हुआ है, ये क्या बात हुई भी। आप यहाँ पर लेक की बात कर रहे हैं और ऊपर से आपने लिखा हुआ है कैस्पियन सी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक लेक को आप सी कह दें और फिर कहें कि ये पूरी लार्जेस्ट लेक है। तो जो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे। अगर ये चीजें ना सिखाई जाएं आपको सेशन में, और मैं कहूँ कि ये सेशन का हक अदा हो गया, तो नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी बुक्स हैं, ऑलरेडी इतने रिसोर्सेज हैं कि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन असल मसला ये आता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स, उनको मसला ये आता है कि वो जब इन चीज़ों की समझ नहीं होती, वो मुझे आकर स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो बस मुझे आता था क्वेश्चन, वो जो 2 नंबर मेरे रह गए वो सिर्फ इसलिए रह गए। अब आपको अगर वन पेपर में है तो आपको तकरीबन जो है ना वो 70+ या 75+ एटलीस्ट रहना पड़ता है, या 80+ भी कभी कभी मेरिट चला जाता है। तो लेकिन इसमें तो आपको ऑब्वियसली, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज आपको दोनों तरफ काम आएंगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है ना वो हमने समझनी है कि हमने आखिर इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैस्पियन सी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैस्पियन सी कहाँ पर है। ये देख रहे हैं आप कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी है। ठीक है, अब ये जो कैस्पियन सी है, इसे जैसे आप फॉर एग्जाम्पल लॉ पढ़ते हैं ना, तो या कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो जो सोशल साइंसेज है ना बेसिकली, इनमें कभी भी एग्रीमेंट नहीं होता लाइक साइंसेज। अब जो न्यूटन लॉ दे के गया था ना फर्स्ट लॉ, तो वो फर्स्ट ही रहेगा। अब उसको कोई निगेट पता नहीं कब कब जाके को करे ना करे, लेकिन वो रियलिटी है, वो एज इट इज पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर ओपिनियन नहीं है, सेकंड ओपिनियन नहीं है।
लेकिन बाकी जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सेकंड ओपिनियन होती है। और इसी तरह कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी इसमें हैं कि इसमें सेकंड ओपिनियन होती है। लिखा यहाँ पर लेक हुआ है, ये डेफिनेशन लेक की आता है। देखिए, लेक वो होती है जो चारों तरफ से घिरी हुई होती है, और ये घिरा हुआ है। लेकिन कैस्पियन सी इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो डिफरेंस होता है जो ज्योग्राफिस होते हैं, तो उसकी बुनियाद पे जो नाम पड़ जाता है फिर वो रख दिया जाता है, उसका बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमें इन दोनों चीजों को समझना है। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन ये कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एशिया में जो है ना वो कंट्रीज के बारे में बताया जाता है कि टोटल कंट्रीज हैं 50। अब मैंने आपको कह दिया 50, आपने कहना है सर नहीं 50 कंट्रीज नहीं है, आप जो है ना वो आपको पता ही नहीं है 50 कंट्रीज हैं। आपने कहना नहीं सर 48 कंट्रीज है। अगर मैं कहूँगा 50 कंट्रीज हैं, आप कहें 48 कंट्रीज है, आप भी ठीक है मैं भी ठीक हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है। जब मैं कहूंगा 48 कंट्रीज, तो मेरे ख्याल में आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल लॉ कहता है, जिसे यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज करती है एज अ स्टेट, जो स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं वो अगर उसमें पाए जाएं, तो वो कंट्री एक स्टेट माना जाता है, और वो इंटरनेशनली जो है ना वो यूनाइटेड नेशंस उसे एक्सेप्ट करती है। आपको पता है जैसे अफगानिस्तान का आजकल इशू बना हुआ है, डी जोर और डी फैक्टो, आपको मुझसे भी ज्यादा पता होगा इस बारे में। तो इस हवाले से जब तक उसे यूनाइटेड नेशन एक्सेप्टेंस नहीं देती वो कंट्री नहीं माना जाता। तो इस हवाले से अगर आप 48 कंट्रीज कह रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये जो ताइवान है आप इसे एक्सक्लूड कर रहे हैं, और इधर से आप फिलिस्तीन को एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर आप 50 कंट्रीज कह रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? आप फिलिस्तीन और ताइवान को इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखें, दो किस्म के मैप होते हैं। एक होता है ज्योग्राफिकल मैप जो जमीन के बारे में आपको बताता है, मतलब उसमें वेजिटेशन क्या है, पहाड़ क्या है। एक होता है पॉलिटिकल मैप। तो हम जब बात कर रहे हैं पॉलिटिकल मैप की, तो तब हमने ये कहना है कि टोटल कंट्रीज 48 है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 50 कंट्रीज भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में फॉर एग्जांपल उसने 48 कंट्रीज दिए नहीं, और ना ही नन ऑफ दिस का ऑप्शन है। तो फिर आपने क्या करना है? हो सकता है कि वो जो जो मतलब जहां से वो उसने उठाया हो वो चाइना की पॉलिसी हो, वो चाइना का कोई पेपर हो। चाइना तो मानता है, सॉरी चाइना तो ताइवान को नहीं मानता। वो यूएसए का पेपर हो, यूएसए तो मानता है। तो मतलब इस हवाले से जो है ना ये पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये तो था ज्योग्राफी के हवाले से। फिर हम देखते हैं पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से। पाकिस्तान स्टडीज को जो है ना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना वो पाकिस्तान स्टडीज से आते हैं। और इसको जो है ना वो हम 4 फेजेस में जो है ना वो डिवाइड करते हैं। और ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्री पोस्ट पार्टीशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान। और इवन के ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और स्पेशली आप लोगों से तो ज्यादा पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, प्रेम्बल क्या है, मतलब इस तरह की चीजें। तो ये डिटेल में जो है ना वो नोट्स बनाएंगे। और मेरा जो तरीकाकार है पढ़ाने का, और मेरा जो खुद नोट्स बनाने का तरीकाकार है, मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को तरतीब से जो है ना वो बनाया जाए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नहीं भी बैठा आपको नोट्स दे देता हूँ, तो आप उसे पढ़ के समझ लेंगे। कुछ टेक्निकल बातें होंगी जो मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगा, बाकी आप नोट्स पढ़ लेंगे। जैसे ये देखें, अब वो आपसे पूछ लेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ना वो ड्यूरेशन कितना था। अब स्लेव डायनेस्टी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी है जिसमें बहुत सारे जो है ना वो बादशाह थे, लेकिन उसमें एक बादशाह का जो है ना ड्यूरेशन कितना था ये अलग चीज है, डायनेस्टी का ड्यूरेशन कितना था ये अलग चीज है। इसी तरह बाकी जो है ना वो है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं कलर घार कहाँ पर है, ये इस तरह की सिंपल से फैक्ट्स हैं। और फिर करंट अफेयर्स के बारे में, ये ऑलरेडी हमारे जो है ना वो नोट्स यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, 11-12 लेक्चर्स हैं और अलग अलग किए हुए हैं, मतलब टॉपिक वाइज हैं, आप पढ़ सकते हैं जाके। और अपडेटेड भी हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप अभी भी पढ़ सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और इस्लामियात में जो है ना वो दो चीजें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पेपर के हवाले से, एक इस्लामियात और एक पाकिस्तान स्टडीज। ये आप इंटरव्यू में भी जाएंगे आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, और आप चाहे पेपर में चले जाएं आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद जो थर्ड होता है वो इंग्लिश है। ये 3 चीजें वो आपसे जरूर पूछता है, ठीक है। अब इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो वन लाइनर हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएं। एटलीस्ट जो भी एमसीक्यूज, जो मेजर मेजर एमसीक्यूज हैं वो आपको पता होना चाहिए। इन डेप्थ तो जो है ना वो आप नहीं पढ़ सकेंगे इसमें, क्योंकि इन डेप्थ के लिए हम एक बुक पढ़ाते होते हैं रहीकुल मखदूम, जो हमारा ग्रैंड सेशन है। वो पूरी की पूरी बुक पढ़ते हैं जो 600 प्लस पेजेस की है। तो उसके तकरीबन 16 लेक्चर्स हैं जो कि अलग से वन लाइनर बने हुए हैं। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको ये सारे के सारे मिलेंगे, और उसके नोट्स जो है ना वो ऐसे होंगे जैसे बैटल्स हैं उसके सारे के सारे जो है ना वो आप इजीली कवर कर सकेंगे। फिर मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स बहुत डिटेल्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो, इसमें जब हम ग्रैंड सेशन में पढ़ाते हैं तो वो तो तकरीबन 27 लेक्चर्स हैं इसके। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स करवाए जाते हैं जो कि मेजरली पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज है, और परसेंटेज चेंज है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, एज प्रॉब्लम्स है, और एवरेज में से भी बहुत ज़्यादा, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, और नंबर सीरीज। और कभी कभी जो है ना वो ट्रेन का पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क।
इस तरह के पूछे होते हैं, ठीक है। और कुछ जो है ना वो एज प्रॉब्लम्स होते हैं, या वो एवरेज आपसे पूछते हैं। जैसे ये और यहाँ पर पढ़ाने का तरीका ये नहीं कि आपको मैंने एमसीक्यूज दे देना और आप जो है ना वो एमसीक्यूज करेंगे, नहीं। मैंने आपको तरीका सिखाना है। बाकी एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद करने हैं। ये असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी, आपने असाइनमेंट्स खुद सॉल्व करनी है, और फिर बाद में ग्रुप में डिस्कशन चलती है इसके। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे भाई, मैथ जो है वो प्रैक्टिस है। वो अगर आप कहेंगे आपको घोल के पिला दिया जाए तो इस तरह का कोई यहाँ पर जो है ना वो सीन नहीं है। और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ बेसिक चीजें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेज हैं, वॉइसेस हैं, नरेशन है, क्लासेस। और सिनोनिम एंटोनिम्स आपको पता है कि एग्जामिनर की फेवरेट है, उसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका जो है ना थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि आपको प्रैक्टिकली मतलब ये चीज़ें हम सीएसएस वालों को पढ़ाते हैं, जो सी ऐसे इंग्लिश ऐसे और पैसे के लिए जो है ना वो कैंडिडेट्स को हम पढ़ाते हैं। तो मतलब वही सेम तरीका कार जो है ना वो हमारा यहाँ पर होता है। जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे ये जो लेक्चर्स हैं ना इसके इंग्लिश के, वैसे ऑनलाइन भी यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसका कुछ ऐसा तरीका है कि आपको बाद में इंशाल्लाह कभी भी परेशानी नहीं होगी इनमें। और कंप्यूटर साइंस के हवाले से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। आजकल आपको पता होगा कि कंप्यूटर साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसके एमसीक्यूज होते हैं। तो इसलिए आपके एक कंप्रिहेंसिव नोट्स इसके ऊपर तैयार किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सेल के हैं, तो आपको ये क्रैम करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको ये क्रैम करने पड़ेंगे। और जो हमारा ग्रैंड सेशन होता है उसमें तो एक बुक पढ़नी पड़ती है स्टूडेंट्स को, वो बेसिक्स की, क्योंकि अब इसमें इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है ना वो आपको पढ़ाएं। 10-20 नंबर का होता है पोर्शन ये। और ये कीज हैं, सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और उर्दू में अगर देखा जाए तो आपको वन लाइनर जो पास पेपर से होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको तकरीबन 1000 जो है ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप जो है ना उसमें अगर कोई एमसीक्यूज आता है तो आपका मिस ना हो। और सबसे बड़ा पोर्शन जो है ना वो जनरल नॉलेज का होता है, सबसे बड़ा पोर्शन। इसमें क्या होता है, अब इसमें आप खुद ही देख लेंगे कितने टॉपिक्स हैं। 44 टॉपिक्स हैं। अब ये अगर मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कहाँ गई, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें से क्वेश्चन जो है ना वो जरूर पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेज, ये सिर्फ पेज ही आप क्रैम कर लेना, तो ऐसे समझ लें कि इसमें कोई 30-40 एमसीक्यूज, 30-40 एमसीक्यूज सिर्फ आपके इससे। कोई भी पेपर उठा लें, पास पेपर्स में चले जाएं अभी आप, कोई भी पेपर उठा लें, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, ठीक है। और इसी तरह जो है ना वो कुछ चीज के बारे में, मेजर बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। और कुछ ज्योग्राफिकल जो है ना वो आपको ये चीजें दिखाई जाएंगी, आपको चाहे ताकि याद रहें, आपको याद रहें पिक्टोरियल डायग्राम्स के जरिए। और ये आइलैंड्स के बारे में पूछा रहता है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, छोटा कौन सा है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। ये सारे एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफी में, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा जो है ना वो इसके बारे में है, मेजर आइलैंड्स के बारे में। और फिर माउंटेन रेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। माउंटेन पीक्स और रेंजेस ये अलग चीजें हैं। जब मैं आपको लेक्चर्स हम डिलीवर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या फर्क होता है और इनकी आपने क्या क्या चीजें याद करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ एक ही की बात करें, हिमालय जिसका आपको पता है, तो हिमालय जो है ना वो पहली बात है लोकेटेड कहाँ पर है, कौन सी कॉन्टिनेंट में, एशिया में है। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, जब आपको कंट्रीज का पता होगा ना, तो फिर आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि जो इसमें माउंटेन्स हैं, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पीक वाला माउंटेन इस कंट्री में कौन सा है और उसकी हाइट कितनी है, ये वाली चीजें। जी, ये था जनरल नॉलेज या जनरल एबिलिटी का पोर्शन जो आपको मैंने बताया, जिसमें 10 सब्जेक्ट्स थे। अब जो है ना वो स्टडी मटेरियल के बारे में जो है ना वो बताएंगे सर। या तो आपको सर बताएंगे। सर आप अवेलेबल हैं? जी जी सर। जी सर, प्लीज मटेरियल के बारे में बताएं। तो मटेरियल जीके के हवाले से तो मैंने आपको बता दिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। लॉ के हवाले से सर आपको गाइड करेंगे कि वो किस तरह के क्या नोट्स या किस तरह से जो है ना सर प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह सर, क्योंकि लॉ की सारी बुक्स हैं, आपको बुक्स में से ही इंशाल्लाह आपको गाइडेंस पूरी प्रोवाइड की जाएगी कि आपने वहाँ वहाँ से ये चीज़ें उठानी है। और सेलेक्टेड स्टडी पोर्शन। मटेरियल हम सिलेक्टिव पोर्शन आपका करवाया जाएगा बिल्कुल। बाकी जो मैगजीम्स हैं वो आपको देंगे, और उसके अलावा जो कुछ जजमेंट्स हैं वो हैं, और कुछ लॉ एमसीक्यूज जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो जो डाटा हमारे पास ऑलरेडी कलेक्टेड है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो पास पेपर्स हैं जो हमारे पास जितने हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। बाकी जो सॉफ्ट मतलब जितने भी हम एक्ट्स पढ़ाएंगे वो भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अदरवाइज आपको मेजर एक्ट्स और जो भी हार्ड आपके पास बुक्स हैं वो अपनी होंगी इंशाल्लाह।
जी, मॉक एग्जाम्स का मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि एट द एंड होंगे। अब वो जो साइन अप करेंगे तो वो उनके होंगे, जिन जो साइन अप नहीं करेंगे वो नहीं होंगे। और एट द एंड जो है ना वो क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछ सकते हैं आप। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी पीपीएससी में? बिल्कुल होगी। तो सर उसकी क्या इसने रेशो होती है 100, नेगेटिव मार्किंग की? इसने 100 के 100 अटेम्प्ट किए, पता नहीं लग जाएगा उसे? ये बड़ा कैलकुलेटेड होता है और ये साइकोलॉजिकल पेपर होता है, और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक का भी आपको पता होना चाहिए। वरना जो है ना आप जितने जी जी जितनी सर। अच्छी तैयारी करके जाएंगे उतने बुरे फेल होंगे अगर आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक का नहीं पता। ये साइकोलॉजिकल है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। राइट। सर मुनीब भाई और जाबर भाई हमारे साथ हैं, उनको भी जरा। जी, मुनीब। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं मिस्टर मुनीब एंड मिस्टर जब्बार। तो अगर आपके कुछ व्यूज हों तो आप शेयर करना चाहते हैं, या आपने आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने फील्ड ऑफिसर के साथ जो आपका टाइम गुजरा वो शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज। शायद कोई इशू है उनको। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है प्लीज, किसी का तो ले सकते हैं प्लीज। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी वाले से। यस सर, एक क्वेश्चन है। जी जी बोलें प्लीज। सर, अगर बिल्फर्ड हमने 80 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए तो सर बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर 20 आपको नहीं आते ना वो स्किप कर दें, क्योंकि अगर आपने गलत उनको अटेम्प्ट कर लिया ना वो आपके नंबर कट जाएंगे। तो सर क्या इसमें क्या है? सर प्लीज। जी, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि जो चीज़ नहीं आती ना भाई, वो नहीं आती। अगर उसको आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। जो चीज़ आती है, अब देखें तैयारी करने का मकसद क्या है। अब अगर इंडिविजुअली जो है ना वो आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना, एक तो पता नहीं होता कि हमने पढ़ना क्या है। इस सेशन का मकसद क्या है? इस सेशन का मकसद ये है, वो जैसे वो बच्चों को नहीं बिठा के पढ़ाते कि भाई एक डेडिकेटेड टाइम है आपको पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपको वो लेवल है हमारा कि हम जो ना वो एलएलबी का पूरा ही सिलेबस कवर करने लगे। यहाँ पर आने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपको एक टाइम टेबल दिया जाए ताकि आप डेडिकेटेड स्टडी करें, और उसके बाद आपको बताया जाए कि भाई पेपर को क्रैक कैसे करना है, और उसमें आपको जो नहीं आती चीज वो आपने नहीं लगानी। हमने अपना बेनिफिट्स मैक्सिमाइज करने हैं। हमने प्रिपरेशन के दौरान वो कुछ पढ़ना है जिसमें से हमारा पेपर बन सके, ताकि हम गलत गलत अगर आंसर्स आपके लग रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके नेगेटिव मार्किंग है, कटेंगे, आपके नंबर कटेंगे। तो वो आपने नहीं लगाना है। और हाँ, ऐसा भी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको 40 जो है ना वो एमसीक्यूज आते हैं, 30 एमसीक्यूज आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ना आप बाकी पेपर छोड़ के आएंगे। वहां पर फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है। और पेपर में सबसे पहले ये होता है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो वो शेयर किया करते थे। उन्होंने जब सेशन लिया, वो हमारे ही स्टूडेंट हैं, मतलब इंस्टीट्यूट। तो उसमें उन्होंने जो है ना वो एक स्ट्रैटेजी बताई, जो हम भी बताया करते हैं कि पहले आप वो लगाएं जो आपको पता है, और फिर आप वो लगाएं जो आपको 50% पता है, और जो आपको बिल्कुल ही नहीं पता आपने उनको हाथ ही नहीं लगाना। बिल्कुल, बस। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर उस्मान से जी, कि जो ला के सीपीसी सीआरपीसी पीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो उस हवाले से जस्ट बेयर एक्ट्स को तैयार करना होगा या कमेंट्री वाली 7 बुक्स लेनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका भाई। असल में हमारे पास ना टाइम बहुत कम है। क्वेश्चन तो जी वो सर। कमेंट्री से भी कर लेता है। फॉर एग्जांपल वो किस टाइम क्वेश्चन करता है कि एफआईआर की आप बताएं एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, तो बेयर एक्ट से तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये है जी कि सर। आप अगर बेयर एक्ट सारा तैयार कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि 90% आपका पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है। तो एक आधा क्वेश्चन है कि वो जो कमेंट्री से मतलब उठाता है, फर्ज करें वो कहता है कि जी ये बताएं कि जी क्लीन इन्वायरमेंट आपका फंडामेंटल राइट है, कौन सा आर्टिकल है? किसी आर्टिकल में तो मौजूद नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि शैला जिया केस के अंदर ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो चुका है कि भाई जो क्लीन इन्वायरमेंट है ये आपका एक फंडामेंटल राइट के अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड है। तो इस तरह आप कमेंट्री की जो बुक्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन आपके पास टाइम इतना है कि आप अपने जो बेयर एक्ट्स हैं उसके ऊपर ही ग्रिप करें। अगर आपका बेसिक सही है ना, अगर आपको बेयर एक्ट्स सही आते हैं, बेसिक्स आपको सही पता है, आपकी लीगल विजडम सही मजबूत हो चुकी है, तो बहुत उम्मीद है कि आप कमेंट्री के अंदर ना भी जाएं
तो आप इंशाल्लाह ये क्वेश्चन क्रैम कर सकते हैं और उनको अच्छी तरह से आप उसका जवाब दे सकते हैं और आप ये पेपर इंशाल्लाह क्वालिफाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज, कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में क्वेश्चन जो है ना वो एंड हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो है ना वो ये सेशन यहीं पर ही एंड होता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक प्रॉपर क्लासेस में। तो आज के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक जी यू जी सो जी मच सर, आपका बना हुआ है, बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ जी यू, सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।